दाऊद का आदमी पहुंचा राज्यसभा में। अपने सीनियर से परमिशन मिलने के बाद नीरज कुमार रोमेश शर्मा को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाते हैं। नीरज कुमार सुरेश राव से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। उनका प्लान कुछ इस तरह होता है कि सुरेश राव हर बार की तरह इस बार भी रोमेश शर्मा के पास अपना हेलीकॉप्टर वापस मांगने के लिए जाएगा, लेकिन रोमेश सुरेश को धमकी देकर वहां से भगा देता है, जिसके बाद सुरेश राव रोमेश शर्मा के खिलाफ हौज खास पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवा देगा। हौज खास पुलिस स्टेशन से ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और सीबीआई रोमेश शर्मा को अरेस्ट कर लेगी। नीरज कुमार का ये प्लान सुनने में तो एकदम फुल प्रूफ था, लेकिन जब इस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है तो इसमें गड़बड़ी हो जाती है। नीरज कुमार, ओपी चटवाल, सुरेश राव और सुरेश का फ्रेंड राकेश साउथ दिल्ली के डीसीपी के ऑफिस में बैठकर प्लान को डिस्कस कर रहे होते हैं, जिसके बाद सुरेश राव, राकेश और ओपी चटवाल के साथ एक कार में बैठकर रोमेश शर्मा के फार्म हाउस के लिए निकल जाता है। रोमेश शर्मा के फार्म हाउस पर पहुंचने के बाद सुरेश राव फार्म हाउस में अंदर चला जाता है, जबकि राकेश और ओपी चटवाल फार्म हाउस से थोड़ी दूर अपनी कार में ही बैठे होते हैं। सुरेश राव को फार्म हाउस के अंदर हुए अभी 5 मिनट ही हुए थे कि तभी रोमेश शर्मा सुरेश राव को जबरदस्ती पकड़कर अपनी कार में बिठाता है और वहां से जाने लगता है। ये सब देखकर ओपी चटवाल भी अपनी कार से रोमेश शर्मा की कार का पीछा करते हैं। कुछ देर बाद रोमेश शर्मा की कार जाकर एक बंगलो पर रुकती है। ये देखकर ओपी चटवाल और राकेश वापस से नीरज कुमार के पास डीसीपी ऑफिस आ जाते हैं और उन्हें सारी बात बता देते हैं। नीरज कुमार थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर जसबीर सिंह को तुरंत उस बंगलो पर रेड मार के सुरेश राव को बचाने के ऑर्डर्स देते हैं। इधर इंस्पेक्टर जसबीर पुलिस टीम को लेकर उस बंगलो की तरफ जाने लगते हैं जिसमें रोमेश और सुरेश मौजूद है। वहीं नीरज कुमार सीबीआई की एक टीम के रोमेश राव के फार्म हाउस पर रेड मारने के लिए निकल पड़ती है। कुछ ही देर में नीरज कुमार सीबीआई की टीम के साथ रोमेश के फार्म हाउस पर पहुंच जाती है और उस फार्म हाउस के कोने कोने की छानबीन करने लगती है। छानबीन में नीरज कुमार को कई सारे सीक्रेट रूम्स और बाहर जाने के रास्ते मिलते हैं, लेकिन जिस चीज की तलाश नीरज को थी वो उन्हें रोमेश शर्मा के बेडरूम की बेड मैट्रेसेस के अंदर मिलती है। नीरज कुमार को बेड मैट्रेसेस के अंदर उन सभी प्रॉपर्टीज के पेपर मिलते हैं जिन पर उसने दाऊद इब्राहिम और अबू सलीम की मदद से जबरदस्ती कब्जा किया हुआ था। नीरज कुमार की टीम छानबीन कर ही रही थी कि तभी वहां पर रोमेश शर्मा पहुंच जाता है और वो वहां पर मौजूद सब पुलिस वालों पर चिल्लाने लगता है। जब रोमेश अपने बेडरूम में जाता है तो उसका सामना नीरज कुमार से होता है। रोमेश अकड़ दिखाते हुए नीरज कुमार पर भी चिल्लाना शुरू कर देता है कि तभी नीरज कुमार एक जोरदार थप्पड़ रोमेश के गाल पर जड़ देते हैं और वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद नीरज कुमार रोमेश को उसकी सारी लीगल प्रॉपर्टीज के पेपर दिखाने लगते हैं, जिसके बाद रोमेश की सारी अकड़ गायब हो जाती है और वो नीरज कुमार के सामने हाथ जोड़ने लगता है। नीरज कुमार रोमेश शर्मा को हौज खास पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, जहां पर इंस्पेक्टर जसबीर पहले से ही सुरेश राव के साथ मौजूद थे। नीरज कुमार रोमेश शर्मा के खिलाफ केस बनाते हैं, जिसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। नीरज कुमार रोमेश के घर से मिले सबूतों की लिस्ट बनाने लगते हैं। इसी के साथ वो उन सभी नेता और बिजनेसमैन के बारे में पता करते हैं जिनका रोमेश शर्मा के साथ कनेक्शन था। इन्हीं में से एक नेता थे बिहार के एक्स चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव और रोमेश शर्मा का लगभग रोजाना का मिलना जुलना हुआ करता था। ये दोनों इतने अच्छे दोस्त बन गए थे कि लालू प्रसाद यादव ने रोमेश शर्मा को अपनी पार्टी से राज्यसभा का टिकट देने तक का मन बना लिया था। और अगर नीरज कुमार ने रोमेश शर्मा को अरेस्ट ना किया होता तो शायद दाऊद इब्राहिम से ये आदमी इंडियन पार्लियामेंट तक पहुंच भी चुका होता। नीरज कुमार की इस लिस्ट में हरियाणा के एक्स चीफ मिनिस्टर ओम प्रकाश चौटाला, कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं से लेकर इंडिया के एक्स कैबिनेट सेक्रेटरी और एक्स इलेक्शन कमिश्नर टीएन शेषन का भी नाम शामिल था। लेकिन जैसे ही सीबीआई के द्वारा रोमेश शर्मा को अरेस्ट करे जाने की बात सबको पता चलती है तो ये सब लोग अपना नाम रोमेश शर्मा से दूर कर लेते हैं। लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी से कुछ लोग थे जो रोमेश शर्मा को बचाने की कोशिश कर रहे थे। आखिर रोमेश शर्मा कौन था और वो यहाँ तक कैसे पहुंचा? रोमेश शर्मा कैसे बना भारतीय राजनीति में इतना बड़ा नाम?
उत्तर प्रदेश के फूलपुर में जन्मा रोमेश शर्मा 60s के दशक में उत्तर प्रदेश से दिल्ली आ जाता है और सड़क किनारे रुमाल बेचने का काम करने लगता है। लेकिन उसे जल्द ही समझ में आ जाता है कि अपने सपने पूरे करने के लिए उसे कुछ बड़ा करना होगा, इसलिए वो 1972 में मुंबई चला जाता है। मुंबई पहुंचकर रोमेश की मुलाकात अंडरवर्ल्ड डॉन वर्दरजन मुडलियार से होती है, जो कि वर्धा भाई के नाम से जाना जाता है। कुछ ही समय में रोमेश वर्धा भाई का खास आदमी बन जाता है और 1980 आते आते रोमेश की नजर रियल एस्टेट बिजनेस पर पड़ती है। रोमेश शर्मा सबसे पहले ऐसी प्रॉपर्टी को ढूंढता था जिसमें कई प्रॉपर्टीज का अलग अलग हिस्सा होता था। उसके बाद रोमेश एक पार्टी से उसका हिस्सा खरीद लेता था और उसके बाद अपने अंडरवर्ल्ड के गुंडों की मदद से वो उस प्रॉपर्टी के बाकी के हिस्सेदारों को धमकी देने लगता था। धमकी से परेशान होकर ये बाकी के हिस्सेदार अपने हिस्से की प्रॉपर्टी भी कम दाम में रोमेश शर्मा के नाम कर देते थे। इसी तरीके से रोमेश ने कई प्रॉपर्टीज कम दाम में खरीद कर करोड़ों रुपए कमाए होते हैं। साल 1988 में वर्धा भाई की मौत के बाद रोमेश तुरंत ही दाऊद इब्राहिम की गैंग को ज्वाइन कर लेता है। साल 1990 to 91 में दाऊद इब्राहिम के कहने पर रोमेश शर्मा दिल्ली आ जाता है। रोमेश शर्मा दिल्ली आकर वो नेताओं को उनकी विवादित प्रॉपर्टी दिलवाने में मदद करता है, जिसके बदले में उसे नेताओं लोगों की दोस्ती के साथ साथ अच्छी खासे रुपए भी मिलते थे। अब रोमेश का नेता लोगों के साथ लगभग रोज का उठना बैठना हो चुका था, जिस वजह से अब वो खुद भी एक नेता बनना चाहता था। अपने नेता बनने के सपने को पूरा करने के लिए रोमेश सबसे पहले चरण सिंह से लोक दल को ज्वाइन करता है और फिर उसके बाद मेनका गांधी के राष्ट्रीय संजय विचार मंच ज्वाइन करता है। कुछ ही समय में आरएमएसवी के अंदर रोमेश शर्मा की पॉपुलैरिटी मेनका गांधी से भी ज्यादा हो जाती है, जिससे वो मेनका गांधी को आरएसएमवी से बाहर कर देता है और आरएसएमवी के साथ कांग्रेस पार्टी में जुड़ जाता है। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद रोमेश सबसे पहले आसम के कांग्रेस के एक पीएम की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है और उसके बाद वो दिल्ली के छतरपुर एरिया में एक फ्लैट पर कब्जा कर लेता है। लेकिन ये फ्लैट किसी नेता या किसी बिजनेसमैन का नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर का था। अब रोमेश शर्मा एक के बाद एक कई सारी प्रॉपर्टीज को इलीगल तरीके से अपने नाम करवाता जाता है और कोई भी उसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं कर सकता। रोमेश शर्मा को अरेस्ट करने के बाद सीबीआई उस पर अलग अलग सेक्शंस में 13 केसेस फाइल करती है। सीबीआई को अंदाजा होता है कि रोमेश को कोर्ट में पहली बार में ही बेल मिल जाएगी, इसलिए सीबीआई रोमेश पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा देती है, एक ऐसा सेक्शन जिसमें दोषी को बेल मिलना लगभग नामुमकिन होता है। रोमेश शर्मा को कुछ केसेस में 14 साल की सजा होती है तो कुछ केसेस में उसे बरी कर दिया जाता है।